श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम अणुव्रत के अधिवेशन में कार्य कर रहे थे। राजस्थान चूरू जिला में एक अच्छा कस्बा है, सरदार शहर, बहुत समृद्ध माना जाता है और है वास्तव में। वहाँ हमारा चतुर्मास था, अणुव्रत का अधिवेशन, अणुव्रत महासमिति का कार्यक्रम। यह ईस्वी सन 98 की बात है। अधिवेशन में सर्वोदय के नेता बाल विजय जी आमंत्रित थे। कार्यक्रम संपन्न हुआ, हमारी बात हो रही थी। बातचीत के दौरान मैंने कहा कि जैसे हिंसा बढ़ रही है, आज के समाज को, राष्ट्र को अहिंसा की बहुत जरूरत है और अहिंसा का स्वर क्षीण होता जा रहा है। आप भी काम कर रहे हैं अहिंसा के क्षेत्र में, हम भी कर रहे हैं, और भी अनेक संस्थाएं जो अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रही है, पर संगठित नहीं है। हिंसा तो संगठित होती जा रही है और अहिंसा का काम करने वाले बिखरते जा रहे हैं, अपनी अपनी धुनी अलग तपा रहे हैं, रमा रहे हैं। इससे समाज का भला नहीं होगा। इस विषय को मैंने शुरू किया, चिंतन चला और चिंतन की निष्पत्ति में आया कि हमें कुछ करना चाहिए। तब एक अहिंसा समवाय का जन्म हुआ। एक हम संगठित शक्ति करें अहिंसा की और एक समवाय का रूप दिया जाए। फिर दिल्ली में हमारा चतुर्मास हुआ, अनेक गोष्ठियाँ हुई, सब प्रकार के लोग मिले और अहिंसा समवाय को प्रतिष्ठित किया गया। और यह एक मंच है, यह कोई संस्था नहीं है, एक मंच है जिस मंच पर सब जाति, सब संप्रदाय, सब विचारों के लोग एक साथ बैठकर और समस्या पर विचार कर सके। मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम एक साथ बैठते नहीं हैं। अगर एक साथ बैठना शुरू कर दें तो समस्या को बहुत जल्दी सुलझाया जा सकता है। अभी हम यात्रा करते हुए बाड़मेर जिला के एक औद्योगिक कस्बा बालोतरा में आए थे। वहाँ सब लोग बैठे, हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, सब हमारे सामने बैठे थे। उन्होंने कहा आज तक हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक को जातीय द्वेष नहीं हुआ, अड़ंगा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे करते हैं आप? कि जब भी दिवाली, होली, ताजिया आदि आदि प्रसंग आते हैं, हम सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और बैठकर समस्या पर विचार कर लेते हैं और जैसी स्थिति होती है वह निर्णय कर सबको मान्य होता है। तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि जहाँ भी हम जाएं तो बालोतरा का उल्लेख अवश्य करेंगे कि इतनी समझदारी के साथ अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं कि कहीं कोई झगड़ा का प्रसंग नहीं आया। एक साथ बैठना यह एक अहिंसा के लिए बहुत जरूरी बात है। हम एक मंच पर बैठे, एक साथ बैठकर चिंतन करें। सहासन, हमने अहिंसा समवाय के लिए जब दिल्ली में विचार किया तो इन शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहला सहासन मतलब सह आसन, एक साथ बैठे। फिर सह चिंतन, एक साथ चिंतन करें, चाहे विरोधी विचार आए, वाद विवाद कोई भी आए,
एक साथ बैठकर हम चिंतन करें तो समाधान मिल जाएगा, और फिर क्रियान्विति, फिर उसकी क्रियान्विति करें और अपने अपने ढंग से क्रियान्विति करें। आज भी मानता हूँ यह बहुत जरूरी है कि जहाँ भी लगे विवाद है, झगड़ा है, कम से कम हम एक आसन पर उनको बिठाएं, एक साथ बैठकर चिंतन करें, एक दूसरे की समस्या को समझने का प्रयत्न करें, एक दूसरे की कठिनाई को जानने का प्रयत्न करें और फिर उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करें और चिंतन करें। यह अहिंसा संवाद एक मंच बन गया है अहिंसा पर विचार करने के लिए। इसलिए जरूरी है, ये तो सब जानते हैं कि हिंसा बढ़ रही है, सामाजिक हिंसा, व्यक्तिगत हिंसा, पारिवारिक हिंसा बहुत बढ़ रही है। यानी हिंसा में आदमी आगे आ रहा है कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, या 3-4 प्रसंग ऐसे हमारे सामने आ गए कि पतियों ने पत्नी की हत्या कर दी है। तो पत्नियां क्यों पीछे रहीं? फिर पत्नियां पति की हत्या क्यों नहीं करेगी? जब पति पत्नी की हत्या करता है तो पत्नियों की घटना भी हमारे सामने आ गई समाचार पत्रों में कि पत्नियों ने पतियों की हत्या कर दी। अब भाई भाई की हत्या करता है, पति पत्नी की हत्या करता है और पत्नी पति की करती है, तो फिर आतंकवाद फिर अलग से क्यों? ये आतंकवाद नहीं है क्या? सब जब हिंसा का इतना विकास होता है, न व्यक्ति सुखी रहता, न कोई परिवार सुखी रहता, न समाज सुखी रहता, न राष्ट्र सुखी रहता। इसलिए एक हिंसा का प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ अहिंसा समवाय का काम है प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करना। हिंसा के लिए, हिंसा की बीमारी को मिटाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी समाज के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करना। जब प्रतिरोधात्मक शक्ति ठीक होती है, आदमी को समस्या नहीं होती। और चारों ओर से इतना विचारों का आग्रह, इतनी खींचातान, आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम क्या करें? हमें करना क्या है? हमने विचार किया कि समस्याएं तो बहुत सारी, शायद गरीबी की बहुत भारी समस्या है, पर इतनी बड़ी समस्या है कि अभी हम उस पर काम व्यापक स्तर पर नहीं कर सकते। तो चिंतन किया एक प्राथमिकता की दृष्टि से, प्रायोरिटी किसको दें, प्राथमिकता किसको देना चाहिए। तो फिर लगा एक बार जातीय और सांप्रदायिक हिंसा पर हमें काम करना चाहिए। इसका चुनाव किया गया। जाति हिंसा, शायद आपको यहाँ इतना पता नहीं लगता। आप बिहार में चले जाएं, बिहार में कहीं तो हम कह देते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, पर वहाँ कोई मुसलमान नहीं, हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं। एक जाति का, बड़ी जाति अहंकार जो करता है अपनी जाति का, और वह छोटी जाति वाले को, एक ठाकुर है हरिजन, कोई घोड़े पर चढ़कर दूल्हा बनकर जाता है तो भी सहन नहीं करते, उसे नीचे उतार देते हैं, मारपीट कर देते। ये जाति हिंसा भी बड़ी भयंकर है। और जाति उन्माद हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बनता रहा है। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा का हमने कारण खोजा। हमने हिंसा और अहिंसा का विश्लेषण 3 दृष्टियों से किया। पहला धार्मिक दृष्टि, दूसरा सामाजिक दृष्टि और तीसरा वैज्ञानिक दृष्टि। हमने जब वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया कि ऐसा क्यों होता है, आज मस्तिष्क विद्या का बहुत विकास हुआ है और मस्तिष्क विद्या के अनुसार मस्तिष्क के 3 परतें होती है, लिम्बिक सिस्टम, रेप्टेलियन सिस्टम और नियोकॉर्टेक्स। 3 परतें हैं उसकी। जब
ये रेप्टेलियन परत बहुत सक्रिय हो जाती है, एनिमल ब्रेन की परत बहुत सक्रिय हो जाती है, तो आदमी में घृणा का भाव, हिंसा का भाव, उत्तेजना का भाव और अपने ही समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को ऊंचा मानकर दूसरों को नीचा मानने का मनोभाव पनपता है और हिंसा का काम शुरू हो जाता है। अगर एक बात हो जाए कि इस मस्तिष्क की परत का परिष्कार किया जाए, अहिंसा प्रशिक्षण का यही उद्देश्य है कि जो रेप्टेलियन हमारी परत है मस्तिष्क की, उसका परिष्कार किया जाए। एनिमल ब्रेन जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है, उसका परिष्कार किया जाए और नियोकॉर्टेक्स को अधिक सक्रिय किया जाए, तो इस हिंसा को रोका जा सकता है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोई अकेला रह नहीं सकता। यह मानकर हमें चलना चाहिए, न तो कोई एक धर्म दुनिया में होगा, न कोई एक जाति होगी और न कोई एक राज्य होगा। अलग अलग राज्य, अलग अलग जातियां और अलग अलग धर्म संप्रदाय रहेंगे। जब ये मान लिया हमने कि सब रहेंगे, तो फिर हमारे सामने विकल्प है, हम शांति के साथ रहें। हमारा सह अस्तित्व, हमारा कोएक्जिस्टेंस शांति के साथ हो। लड़ते झगड़ते जीना कोई अच्छा जीना नहीं होता। लड़ते झगड़ते में तो समस्या पैदा होती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं, पुराने जमाने की बात है, और जिस जमाने में बहु पत्नियों की प्रथा चालू थी, हिंदुस्तान में तो बड़प्पन का मानदंड था कि जिसके ज़्यादा रानियां हो वह राजा बड़ा, और जिसके ज़्यादा पत्नियां हो वह सेठ साहूकार भी बड़ा। तो बहु पत्नियों की प्रथा थी। तो एक व्यक्ति के दो पत्नियां थी। अब दो पत्नी होने का मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा, मैंने तो एक बार विनोद में किसी व्यक्ति से कहा था कि उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा बहुत करती है। मैंने कहा तुमने दो पत्नियां नहीं बनाई तो आपस में लड़ती, तुम्हें छुट्टी मिल जाती, और क्या करे। तो बहुत लड़ती थी। आखिर पति ने सोचा क्या करूं, लड़ाई झगड़ा मिट नहीं रहा है, तो उसने एक काम कर दिया, एक पत्नी को ऊपर दूसरी मंजिल पर भेज दिया और एक को नीचे, के तुम अलग अलग रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, रसोई अलग बने, सारा अलग बने। और एक ऐसा कर दिया कि सीढ़ियां भी तुड़वा, नीचे नीचे आओ, ऊपर चढ़ो, जो बार बार आना जाना भी मुश्किल बन जाए। बारी बांध दी। पति एक दिन नीचे की स्त्री के पास रहेगा और एक दिन ऊपर के पास रहेगा। एक दिन कोई पति की भूल हो गई, बारी थी नीचे वाली की और ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अब उस ऊपर वाली ने देख लिया कि पति आ रहा है और नीचे वाली ने देख लिया। अब नीचे वाली बोली कहाँ जा रहे हो, तो बारी मेरी है। अब ऊपर वाली बोली कि जब इतने आधे आ गए तो फिर नीचे कैसे जाओगे। उसने हाथ पकड़ लिया, उसने टांग पकड़ ली। अब बेचारा पति बीच में छिलता जा रहा है, शरीर लहूलुहान हो रहा है, न तो वह छोड़ रही है और न वह छोड़ रही है, बीच में फंस गया। मुझे लगता है कि आज भी समाज की स्थिति यह हो रही है कि दोनों ओर खींचातानी मच रही है। एक ऊपर वाला खींच रहा है, एक नीचे वाला खींच रहा है। अब कैसे समाधान हो इस समस्या का? इस समस्या का हमें समाधान खोजना है। ये खींचातान न रहे। मेरे सामने कुछ शब्द आए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सुना। आपको मैं सच कहता हूं कि शायद ये होगा, मैं तो जब जब मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक शब्द को सुनता हूं, मुझे कान में कांटा सा चुभता। ये बांटा क्यों गया? ये बड़ी भूल हुई है। थोड़े स्वार्थों के लिए, थोड़े हितों के लिए समाज को बांट दिया। कौन अल्पसंख्यक होता है, कौन बहुसंख्यक होता है, हमने इस यात्रा में देखा। एक गांव में गए, 70% मुसलमान रहते हैं, 30% हिंदू है। आगे गए तो वहाँ कितने हरिजन ज़्यादा है,
एक गांव में गए तो हरिजन ज़्यादा है। राजस्थान में एक गांव में गए, वहाँ 200-250 परिवार हरिजनों के हैं। अब किसको हम अल्प और बहु माने, बड़ी समस्या है। अगर समाज को एक रखना है तो फिर ये विभाग करना, जितना बांटना तोड़ना कोई राजनीतिक स्वार्थ होता होगा, वास्तव में समाज का हित नहीं होता। इस बात से हम सबको एक दृष्टि से देखें। मुझे महाराजा रणजीत सिंह की बात बहुत पसंद आती है। उनके एक आंख थी प्रकृति से ही। किसी ने कहा तो उन्होंने कहा परमात्मा ने बहुत अच्छा किया कि मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ। एक बार प्रसंग आ गया जब उनके सामने एक कुरान का सुंदर आलेखन आया, इतना बढ़िया, इतना कीमती था, किसी ने खरीदा नहीं। आखिर लेखक महाराजा रणजीत सिंह के पास गया और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने मंत्री जो मुसलमान समाज के थे उनको आदेश दिया कि अपने खरीद लें। खरीद दिया तो लोगों ने कहा आपने कैसे खरीदा कुरान को? उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, मेरे तो एक ही आंख है, मैं तो एक आंख से ही देखता हूँ। ये दो आंख ही आज समस्या पैदा कर रही। दो आंख से देखने की बड़ी भारी समस्या हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता सब काने बन जाए, एक आंख वाले बन जाए, पर कम से कम जनता को देखने के लिए एक आंख समता की आंख रहे। दोनों आंखों को निकम्मा बना दे, उनसे देखे नहीं, उनसे काम न करे। यह आज बहुत जरूरत है कि हम इस जाति और सांप्रदायिक समस्या से निपटने का प्रयत्न करें। हमें कोई अहिंसा हिंसा की परिभाषा नहीं करना इस मंच के माध्यम से, बस गौण बात है। मुख्य बात एक है कि हम एक साथ मिले, सह मिलन। रॉकफेलर का एक सूत्र मुझे बहुत पसंद आया। अमेरिका का बड़ा उद्योगपति रॉकफेलर, उसने कहा कि संगठन का सबसे पहला सूत्र है मिलन। मिलन प्रथम है। आपस में हम मिलते रहें, बातचीत करते रहें, सह मिलन, फिर सहासन, एक साथ बैठे, एक मंच पर बैठे। और मैं मानता हूँ कि बम्बई में नौटियाल जी ने अच्छा काम किया है, श्रम किया है और एक मंच पर अनेक लोगों को बिठा दिया, संगठित हो गए। सब प्रकार के लोग इसे समवाय, अहिंसा समवाय मंच पर काम कर रहे हैं। तो एक साथ बैठे हम, फिर साथ बैठकर चिंतन करें और फिर क्रियान्विति की बात। 4 सूत्र आपके ध्यान में आ गए। मिलन, सह आसन, सह चिंतन और फिर क्रियान्विति। यह अहिंसा समवाय का मूल आधार है। और माने ये किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है, एक सामान्य मंच है, सबका है, पूरी मानव जाति का है। इसका जब हमने दिल्ली में कार्यक्रम निर्धारण किया था तो 4 सूत्रों पर विचार किया था। एक कि अहिंसा का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण, अहिंसा समवाय का काम है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण। दूसरा अहिंसक जीवन शैली का प्रशिक्षण और तीसरा भावात्मक विकास का प्रशिक्षण और चौथा किसी एक प्रकार की आजीविका का प्रशिक्षण और आजीविका शुद्धि का प्रशिक्षण। यह अहिंसा समवाय का मुख्य कार्य है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस भावना को समझने का आप प्रयत्न करेंगे और जो एक नया चिंतन अहिंसा के क्षेत्र में आ रहा है उस पर भी चिंतन करेंगे। मैंने एक समस्या, जब हम अहमदाबाद आ रहे थे, बीजापुर में हमारा प्रवास था, शिवराज पाटिल जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे मिलने आए थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मिलने आए थे। हमने बातचीत की और लगभग 2-4 घंटा हमारा चिंतन चला। हमने एक प्रसंग में, प्रवचन में एक बात कही कि देखिए आज समस्या क्या है कि सब चाहते हैं कि हिंसा बढ़ रही, अहिंसा का विकास हो, पर कठिनाई क्या है
आप देखिए, एक और हिंसा की व्यूह रचना है, हिंसा की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, हिंसा का नेटवर्क है दूसरी बात। और तीसरी बात, हिंसा का प्रशिक्षण होता है। आज हिंसा के प्रशिक्षण में हिंदुस्तान का अरबों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, पूरे विश्व में खरबों खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं हिंसा के प्रशिक्षण में। अहिंसा की कमजोरी क्या है? तो उसका कोई रणनीति नहीं है, व्यूह रचना अहिंसा के पास नहीं है। दूसरी बात, अहिंसा का प्रशिक्षण भी नहीं है और उसका कोई नेटवर्क भी नहीं है। इसलिए आज अहिंसा एक शक्तिहीन सी मालूम पड़ रही है। अपेक्षा तो है पर शक्तिहीन है। आज हमें अहिंसा समवाय के मंच से चिंतन कर इन तीनों का निर्माण करना है। अहिंसा की व्यूह रचना हो, अहिंसा का नेटवर्क हो और अहिंसा का प्रशिक्षण हो। मैं मानता हूँ यह सब का काम है और यह काम आगे बढ़ेगा तो ये जितने झगड़े के कारण है, जितने शब्द हैं, ये अपने आप समाप्त होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज जो ये अहिंसा समवाय का सेमिनार है, इसके संभागी, इसमें भाग लेने वाले सब लोग इस पर विचार करेंगे और कैसे समाज को हम एक ऐसा रास्ता समाज के सामने प्रस्तुत कर सके जिससे हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे को देखने में सौहार्द की भावना बढ़े, न कि घृणा और भिकुटी तन जाए, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है और उसमें आप सबकी संभागिता बहुत काम देगी। ओम अर्हत। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।